हाँ जी बच्चे, देखिए भाई, आज की इस रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को मनी क्रिएशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करता है। ठीक है ना। हमको अच्छे से मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब करेंसी इशू करता है, नोट्स इशू करता है, तो इसलिए हम रिजर्व बैंक को कहते हैं कि ये एक तरह का मनी क्रिएटर है। और गवर्नमेंट भी एक टाइम पर मनी क्रिएट करती है कॉइन्स इशू करके। लेकिन कमर्शियल बैंक को मनी क्रिएटर क्यों कहा जा रहा है, कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में मनी क्रिएट किस तरह से करता है, मैं आज आप लोगों को वो सिखाने वाला हूं। देखो, कमर्शियल बैंक के बारे में ना एक चीज हमें अच्छे से मालूम है कि कमर्शियल बैंक का काम है लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, यानी आम जनता से कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और जो डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करेगा उसी को वो आगे लोन की फॉर्म में, एडवांसेस की फॉर्म में लोगों को दे देता है। ये बात हमें अच्छे से कमर्शियल बैंक के बारे में है। और कमर्शियल बैंक इसी इसी क्या नाम है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि कमर्शियल बैंक के जो बेसिक और प्राइमरी फंक्शंस है ना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को एडवांस करना, इन्हीं बेसिक प्रोसेस की वजह से, फंक्शंस की वजह से इस्तेमाल कर कर कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट करता है। मैं अब आपको इसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप जरा बस यहां पर प्रोसेस को देखिए। देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना पहले से ही इसकी थ्योरी लिख ली है। अब आपका काम कुछ नहीं है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप इस वक्त इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अजम्पशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 स्टेप्स प्रोसेस को समझा रहे हैं। और फिर उसके बाद पहले मैं जरा ये आपको, ये जो यहां पर बना हुआ है, जरा मैं इसको पूरा करके दिखा दूं। फिर आप उसके बाद सबका ना स्क्रीनशॉट ले लेना और जो जो मैंने लिखा हुआ है वही सारी चीजें आपको एग्जाम में लिख देनी है। बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये है, या तो उसे मनी क्रिएशन समझ में नहीं आता, और अगर आ जाता है तो वो कहता है कि यार मैं इसे पेपर में प्रेजेंट कैसे करूं सर, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने वो सारा काम कर लिया है। ये जो मैंने आपके सामने टेबल्स बनाई हैं, इन टेबल्स के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज ये समझाऊंगा कि मनी क्रिएशन हो कैसे रही है। फिर जब ये टेबल बन जाएंगी तो फिर उसके बाद ये जो लिखी हुई बातें हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो मैं लिख रहा हूं वो बेसिकली है क्या चीज। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि मैं वो टेबल्स भी आपको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको ये जो कुछ अजम्पशंस हैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं। ठीक है ना, ताकि आपको जो लिखना है पेपर में और उसे समझना है उसका काम हो जाए। सबसे पहले मैंने लिखा कि बैंक को एक चीज अच्छे से मालूम है कि जितने भी डिपॉजिट्स मेरे पास जमा हो रहे हैं, यानी बैंक के पास अगर मैं 10,000 रुपए के डिपॉजिट्स रखवाता हूं तो बैंक को एक चीज अच्छे से मालूम है कि मुझे 10 के 10,000 को अपने पास कैश की फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। यानी 10,000 रुपए का एक फ्रैक्शन ही पार्ट मैं अपने पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रख सकता हूं। यानी अगर मेरे पास 10,000 रुपए किसी ने डिपॉजिट्स के रूप में जमा कराए हैं तो मुझे 10 के 10,000 रुपए को हमेशा से अपने पास कैश की फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छे प्रूडेंट बैंकर को, प्रूडेंट बैंकर कहने का मतलब समझदार बैंकर को मालूम होता है। वो अपने एक्सपीरियंस से 2 बातें अच्छे से जानता है। सबसे पहला कि उसके जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो कभी भी बैंक को अप्रोच नहीं करने वाले, हमेशा विड्रॉल के लिए सेम टाइम पर उसके सभी डिपॉजिटर बैंक के पास आके खड़े होने नहीं वाले कि लाओ जी हमें हमारा सारा पैसा दो। ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक्स फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। यानी अगर बैंक के पास 20,000 रुपए का डिपॉजिट है, 20 लाख रुपए का डिपॉजिट है, 2 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, तो सारे डिपॉजिटर एक ही टाइम पर आकर बैंक को अप्रोच नहीं करने वाले कि लाओ जी हमारा पैसा हमें वापस करो। ये बात बैंक को अच्छे से मालूम है। तो बैंक को मालूम है कि कुछ फ्रैक्शन ही अपने पास हमेशा रखो, कुछ ही लोग आपके पास आकर विड्रॉल करने के लिए आएंगे, बाकी सारे पैसे को मैं उधार देने में इस्तेमाल कर सकता हूं। एक तो ये बात बैंक को मालूम है। दूसरी चीज, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा लोग पैसा विड्रॉ कराने के लिए आ रहे हैं तो एक चीज मुझे और मालूम है कि बहुत सारे लोग मेरे पास डिपॉजिट्स कराने के लिए भी तो आ रहे हैं ना। अगर मेरे पास पुराने डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करने आ रहे हैं तो मेरे पास नए डिपॉजिटर्स पैसा जमा कराने भी आ रहे हैं। यानी बैंक के पास कांस्टेंट फ्लो है नए डिपॉजिट्स का। तो बैंक को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती कि जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आए हैं उसमें से सारे के सारे डिपॉजिट एक वक्त में विड्रॉ नहीं किए जाएंगे। तो अगर बैंक के पास 10,000 का डिपॉजिट है तो बैंक चाहे तो एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट अपने पास कैश रिजर्व में वो रख सकता है।
ये बात हमें क्लियर हो गई। तो एक अपने एक्सपीरियंस से एक बैंकर को मालूम है दो चीजें, कि सारे डिपॉजिटर्स बैंक को विड्रॉल ऑफ मनी के लिए सेम टाइम पर अप्रोच नहीं करने वाले। दूसरी चीज कि बैंक के पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स हमेशा रहेगा ही रहेगा। समझ आई बात, ये नहीं आती? चलिए, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मनी क्रिएशन का प्रोसेस। अब ये जो मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है ना, ये आप ये समझिए, मैंने ना ये राउंड 1 लिखा है और बस आपको राउंड 1 ही लिख देना है। राउंड 1 आप लिख देंगे ना तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप उसे बेसिकली समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए, जो ये राउंड 1 है इसको मैं लिखूंगा भी और आप मतलब यहां पर आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी कि ये मैंने किस तरीके से यहां प्रेजेंट किया है। मानकर चलते हैं मेरे बच्चे कि आप इकोनॉमी के एक लौते बैंक हैं और आपके पास एक डिपॉजिटर आता है और कहता है कि मुझे आपके पास 1,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं। ठीक है जी, चलिए जी, दिस इज योर राउंड 1। इसे राउंड 1 क्यों कह रहे हैं अभी समझा देंगे। आपके पास एक डिपॉजिटर आया और उसने बैंक से कहा कि मुझे आपके पास 1,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं। बैंक के पास लोग आते हैं अपनी सेविंग्स जमा करने के लिए, बैंक ने वो 1,000 रुपये रख लिए। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट की दो साइड है, एक एसेट और एक लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में बैंक के पास एसेट भी चेंज होंगे, लाइबिलिटी भी चेंज होंगी। अब जरा देखिए होता क्या है, जैसे ही बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट कराए जाएंगे तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा यार देखो हमारे पास ना 1,000 रुपये का कैश आ गया, उसे आप कैश रिजर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, बैंक कहेगा मेरे पास 1,000 रुपये का कैश आ गया, बिजनेस के पास यानी बैंक के पास 1,000 रुपये का एसेट इंक्रीज हो गया। लेकिन बैंक को मालूम है कि अगर हमारे पास 1,000 रुपये एज अ कैश आए हैं तो ये पैसा हमारा नहीं है, किसी और का है। अगर हमारे पास 1,000 रुपये का कैश इंक्रीज हुआ है तो हमारे ऊपर 1,000 की लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है, हमें ये 1,000 रुपये किसी और को लौटाने भी तो पड़ेंगे। तो बैंक कहता है कि अगर हमारे पास 1,000 रुपये का कैश इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास 1,000 की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है और उस लाइबिलिटी को बैंक कहता है प्राइमरी डिपॉजिट 1,000 रुपये। बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर हो गई। अगर 1,000 रुपये मेरे पास कैश रिजर्व में आए हैं तो 1,000 रुपये की मेरे पास लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। चलो जी सर, यहां तक की कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है, बैंक को अच्छे से मालूम है, बैंक को अच्छे से मालूम है जो बात मैं आपको ऊपर अभी समझा रहा था। बैंक दूसरे के डिपॉजिट्स क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ताकि बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स को आगे लोन की फॉर्म में दे सके। अब बैंक को मालूम है कि अगर किसी ने मेरे पास 1,000 के डिपॉजिट्स रखवाए हैं तो एट द सेम टाइम पर सारे डिपॉजिटर्स मुझसे पैसे मांगने आने वाले नहीं हैं, और अगर वो सारे आते भी हैं तो सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ करने वाले नहीं हैं, और अगर सबके सब विड्रॉ करने आ भी जाते हैं तो मेरे पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ क्रेडिट भी, मतलब कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट भी होता रहेगा। वो निकालेंगे तो कोई और जमा कर देगा। तो बैंक को अच्छे से मालूम है कि अगर 1,000 के डिपॉजिट्स बैंक के पास हैं तो बैंक को अपने पास मुश्किल से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही एज अ कैश रिजर्व रखना चाहिए। समझ आई बात ये नहीं? तो बैंक ने सोचा यार कितना अमाउंट अपने पास 1,000 में से कैश रिजर्व की फॉर्म में रखूं। अगर मेरे ऊपर 1,000 रुपए की लाइबिलिटी है, यानी अगर मेरे पास 1,000 रुपए की लाइबिलिटी है, मुझे 1,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, तो उसका कितना परसेंट मुझे अपने पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखना चाहिए। बैंक को ये रिजर्व रेशियो होती है और इस रिजर्व रेशियो को कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो, और इसको डिनोट करते हैं हम LRR से, क्योंकि ये RBI किसी भी कमर्शियल बैंक को बताएगा और एक कमर्शियल बैंक को मिनिमम उतनी लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन कर रखनी पड़ती है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? इसे लीगल इसलिए कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक को ये सेंट्रल बैंक का कोई सजेशन नहीं है कि सेंट्रल बैंक कह रहा है कि भाई आप इतनी परसेंट मेंटेन कर रखो, ये हमारी रिकमेंडेशन है, सजेशन नहीं होती भाई। अगर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कह दिया तो कमर्शियल बैंक को ये काम हर हाल में करना पड़ेगा, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। इसीलिए जो रिजर्व रेशियो है ना, इसे लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। समझ में आई बात? तो आपको मान लेते हैं कि 20% तक का रिजर्व रेशियो बनाकर रखना है ना, सपोज कर रहा हूं मैं कि आपको 20% तक की बात बता दी। तो बैंक को पता है कि यार 1,000 में से 20% का कैश रिजर्व मुझे अपने पास रखना है, तो इसका मतलब मैं 800 रुपए का लोन दे सकता हूं। समझ में आई बात ये नहीं? तो मैंने यही चीज यहां पर सबसे पहले आपको लिख कर दिखाई। सपोज मान लेते हैं कि बैंक के पास शुरुआत में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो 1,000 के आ रहे हैं और हमारा LRR है 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक को रिक्वायर है कि वो सिर्फ 200 रुपए अपने पास कैश रिजर्व में रख सकता है और बैंक फ्री है कि वो 800 रुपए लैंड कर सकता है, यानी उधार दे सकता है। बताओ कितनी
सिंपल भाषा में मैंने आपके सामने ये 2 सेंटेंसेस लिख दिए, समझ आई बात? ये नहीं तो बैंक यही करेगा। बैंक ने सोच लिया कि बैंक जो है वो 1000 रुपये क्या करेगा, 1000 में से 800 रुपये लोगों को लोन पर देगा। लेकिन बैंक ना बड़ा चालाक है। बैंक कभी भी किसी को जब भी लोन देता है ना, तो कभी भी बैंक उसको कैश में नहीं देता। मैंने यही कहा ना, बट बैंक्स डू नॉट लैंड ₹800 बाय गिविंग अमाउंट इन कैश। बैंक कभी भी किसी को लोन नहीं देगा। यही तो मेन कैच है जिससे बैंक मनी क्रिएट कर रहा है। अब 1000 रुपए के डिपॉजिट बैंक के पास थे, 1000 रुपए का कैश बैंक के पास था। अब 1000 का 800 रुपए आप अपने पास कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, 200 रुपए कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, और 800 रुपए का कैश आप कस्टमर को दे सकते थे। लेकिन आप उसे 800 रुपए का लोन तो जरूर देंगे, और आप उसे क्या कह रहे हैं कि हम ना आपका एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं बोरोवर के नाम का, और उसका पैसा उस अकाउंट में डाल देंगे। और बोरोवर फ्री है, बोरोवर आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट व्हेनेवर दे रिक्वायर। बोरोवर को कैश नहीं दिया, या तो उसे चेक दे दिया, या फिर उसके नाम का अपने पास एक अकाउंट ओपन कर दिया और उस अकाउंट में दिखा दिया कि भाई पैसे ट्रांसफर हो गए। समझ आई बात? ये नहीं। और उससे कहा जब चाहे तब पैसा निकाल लेना, यानी उसे कैश में आपने पैसा नहीं दिया। अब आपसे 2 सवाल पूछूंगा। सबसे पहले, अगर बैंक किसी से पैसा ले रहा है तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन अगर बैंक किसी को उधार दे रहा है तो वो बैंक के लिए क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट। अब जरा कायदे से देखिए क्या होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि बैंक के पास से 800 रुपए का कैश माइनस होता और 200 रह जाता, और बैंक के पास एक एसेट बढ़ जाता, क्योंकि आपने अपना कैश किसी और को दे दिया ना। तो यानी 800 रुपए जब तक आपके पास पड़े हुए थे तब तक वो आपके पास कैश था, आपका एसेट था। अब वो किसी और का हो गया, तो अब आप अपने कैश वाले एसेट को कम कर दीजिए और लोन वाले एसेट को बढ़ा दीजिए। तो बैंक को लोन्स एंड एडवांसेस वाले एसेट को 800 रुपए से बढ़ाना चाहिए था, और कैश वाले एसेट को 800 से घटाना चाहिए था। लेकिन बैंक ने कहा कि हमने लोन तो दिया है, अब लोन दिया है तो 800 रुपए से एसेट बढ़ गया, लेकिन हमने लोन को कैश की फॉर्म में नहीं दिया, इस वजह से हमारे पास से कैश नहीं घटा। तो सर आपने लोन दे दिया 800 रुपए का, लेकिन कैश उसने अभी तक विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि आपने उसके नाम का अकाउंट खोला। तो जब तक वो कैश आपके पास से विड्रॉ नहीं करता, तो कैश तो आप ही के पास पड़ा रहेगा। हाँ, मेरे पास ही पड़ा रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि 800 रुपए का एक एसेट क्रिएट हो गया, लेकिन आपने उसे कैश दे नहीं रखा, क्योंकि आपने तो यह कह दिया कि कैश तुम्हारे अकाउंट में। तो वो जब चाहे आपके पास से पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो 800 रुपए का एसेट तो बढ़ा, लेकिन 800 रुपए की एट द सेम टाइम लाइबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि वो जब चाहे आपके पास से पैसे विड्रॉ कर सकता है। और इसी लाइबिलिटी को यहां पर कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ 1000 रुपए जो शुरुआत में कैश की फॉर्म में आए थे वो थे प्राइमरी डिपॉजिट, और जो 800 रुपए के डिपॉजिट्स किसकी वजह से क्रिएट हुए? 800 रुपए के लोन और एडवांस की वजह से क्रिएट हुए, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। मेरी बात क्लियर होती है नहीं होती? देखो ये चीज आपको बेटा कोई भी नहीं समझाएगा, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट्स की नॉलेज लगती है, और इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स की नॉलेज समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो मेरे पास कैश की फॉर्म में है, और 800 रुपए जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो मेरे पास कैश की फॉर्म में नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यानी बैंक ने क्या किया? बैंक ने कहा कि भाई देखो 100,000 रुपए मेरे पास आए थे, मैं 800 रुपए में से लोन दे सकता था, तो मैंने लोन तो दिया और अपना एसेट भी बढ़ा दिया, लेकिन उससे कहा कि भाई पैसे तुम्हारे कैश में, जब चाहे तब निकाल लेना। तो जब तक वो बंदा पैसे बैंक से नहीं निकालता तब तक तो कैश कम नहीं होने वाला ना। और बैंक को मालूम है कि ये पैसा बिजनेस से निकाला, यानी हमारे वो अपने अकाउंट से निकाल सकता है। तो अगर वो निकाल सकता है तो बैंक के लिए क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी। और उस लाइबिलिटी का नाम क्या रख दिया? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। समझ आई बात या नहीं? तो अब बताओ बैंक के ऊपर पहले कितने की लाइबिलिटी थी, कितने के डिपॉजिट्स थे? 1000 रुपए के। अब डिपॉजिट्स कितने के हो गए? 1800 रुपए के। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब जरा देखिए, अब बैंक कहता है यार, अब यहां पर आपको मैं दिखा दूं, राउंड 2 में चलते हैं। बैंक कहता है कि मेरे पास जो डिपॉजिट्स हैं वो 800 रुपए से बढ़ गए हैं। समझ में आई बात नहीं? 1000 के पहले थे, 800 के बढ़ गए। तो 1800 का 20% कितना होता है? सर 1800 का 20% होता है 360। 1800 का 20% कितना होता है? 360। तो मेरे पास कैश में कितना पैसा होना चाहिए? 360 होना चाहिए।
कैश में कितना पैसा होना चाहिए 360, लेकिन मैं अपने पास देख रहा हूँ मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है 1000। कितना पड़ा हुआ है मेरे पास कैश 1000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंक सोचेगा अच्छा 1800 का 20% मेरे पास कैश की फॉर्म में होना चाहिए कितना, 1800 का 20% मेरे पास कैश की फॉर्म में होना चाहिए कितना 360 रुपए, लेकिन मेरे कैश रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं 1000। तो बैंक सोचेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1800 में से अगर 300 माइनस करता हूँ 1560 माइनस करता हूँ तो यानी 1440 का मैं क्या कर सकता हूँ, लोन और दे सकता हूँ नहीं दे सकता, बताओ मुझे। मतलब मेरे पास सॉरी 1440, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक चीज सुन लो। बैंक सोचेगा कि यार मेरे पास 360 रुपए का कैश रिजर्व है, मेरे पास 360 रुपए का कैश रिजर्व है और 1800 रुपए के मेरे पास डिपॉजिट्स हैं। समझ में आई बात ही नहीं। तो 1800 रुपए के डिपॉजिट्स अगर मेरे पास हैं तो मुझे एक चीज मालूम है कि मेरे से लोग 1800 कभी भी मांगने आ सकते हैं। तो 1800 का 20% कितना होता है 360। तो यानी मेरे पास मुझसे लोग कभी भी 360 रुपए मांगने आ सकते हैं, कभी भी मांगने आ सकते हैं। और मैं देख रहा हूं मेरे पास कैश रिजर्व कितने का है 1000 रुपए का कैश रिजर्व है। मुझसे लोग 360 रुपए कभी भी मांगने आ सकते हैं और मेरे पास कैश रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है 1000 रुपए का पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैं अब भी 640 रुपए का क्या दे सकता हूँ, लोन दे सकता हूँ। कितने का लोन दे सकता हूँ 640 रुपए का और लोन दे सकता हूं, क्योंकि 1800 रुपए की लाइबिलिटी क्या शो कर रही है कि 1800 रुपए कभी भी लोग पैसा मांगने आ सकते हैं। 1000 रुपए जो जमा कराए थे वो मांगने आ सकते हैं, 800 रुपए जो आपने लोन दिया था वो कभी भी पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। तो आपके पास 1800 रुपए के डिमांड डिपॉजिट्स हैं और लोग कभी भी 1800 रुपए मांगने आ सकते हैं, लेकिन आपका प्रायर एक्सपीरियंस कहता है कि 20% से ज्यादा लोग आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। तो 1800 का 20% 360 रुपए होता है। समझ में आई बात या नहीं आती। और 1800 का 20% 360 है, तो आपके पास कैश की फॉर्म में सिर्फ कितना होना चाहिए 1000 रुपए। आपके पास कैश की फॉर्म में कितना है 1000 रुपए और आपके पास होना कितना चाहिए 360। तो आपने सोचा यार 640 का और लोन दे सकता हूं, तो आपने यही करा 640 रुपए का लोन और दे दिया, 640 का लोन और दे दिया। अब किसी और को 640 का लोन आपने दिया, उसके भी आपने कैश नहीं दी, उसके अकाउंट में कहा भाई तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, जब चाहे तू विड्रॉ कर लियो। और जब चाहे अगर वो विड्रॉ कर सकता है तो बैंक के ऊपर क्या क्रिएट हो गई, अगेन लाइबिलिटी सेकेंडरी डिपॉजिट। ₹640 से। समझ में आई बात ये नहीं। यानी राउंड 3 में आप क्या देख रहे हैं कि आपने 640 से अपने डिपॉजिट्स को और बढ़ा दिया, क्योंकि आपने 640 से लोन दे दिया ना, जितने का लोन दे रहा उतने से क्या बढ़ रहे हैं आपके डिपॉजिट, क्योंकि लोन को आप कैश की फॉर्म में देकर सेटल नहीं कर रहे। आप लोन देते हैं और उसका अकाउंट में पैसे कहते हैं अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तेरे, एक एंट्री भेज दी तुझे हमने। अब वो बंदा 640 विड्रॉ ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच गए तो अब आप उसके ऊपर फ्री है कि वो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है। तो 640 लोन की फॉर्म में ट्रांसफर हुए, लेकिन 640 से अभी उसने विड्रॉ किए नहीं, तो आपके ऊपर क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी। समझ आई बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो फिर आपने सोचा कि यार मेरे पास कितने की लाइबिलिटी हो गई है इस बार, 1800 640 यानी 2240 की लाइबिलिटी हो गई। समझ आई? 2240 ना, ज्यादा 2440 की हो गई है ना। और आपको मालूम है कि 2440 का 20% ही लोग आपसे क्या करने आ सकते हैं, विड्रॉ करने आ सकते हैं एक वक्त पे। समझ में आई? 2440 का 20% ही एक वक्त पर लोग आपसे क्या करने आ सकते हैं, विड्रॉ करने आ सकते हैं। 2440 का 20% कितना होता है भाई, 488। कितना होता है भाई, 488। तो यानी आपको अपने पास कितने का कैश रिजर्व रखना चाहिए, 488 का, लेकिन आपके पास कैश रिजर्व कितना है, 1000 का, क्योंकि आप कैश में किसी को लोन दे ही नहीं रहे यार। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब आप देखते हैं कि भाई लोग मुझसे मांगने कितने आ सकते हैं, 488, और आपके पास कैश रिजर्व कितने का है, 1000 का। तो आप कहते हैं यार 512 रुपए का लोन और दे सकता हूं मैं। और फिर वही आप काम करते हैं, आप लोन्स एंड एडवांस किसी को 512 रुपए दे दिया आपने, लेकिन फिर उसका अकाउंट खुलवाया, उसे पैसे नहीं दिए, तो सेकेंडरी डिपॉजिट बढ़ गए 512। और ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ये कहानी जब तक नहीं रुकेगी, जब तक नहीं रुकेगी, जब तक आप बताऊं क्या नहीं करेंगे, आप अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाकर 5000 तक नहीं कर देंगे।
आपके डिपॉजिट्स कितने नहीं हो जाएंगे, 5,000 नहीं। जब जैसे 5,000 हो जाएंगे ना, तो 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000। 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000। फिर आप कहेंगे यार अब मैंने 5,000 तक के डिपॉजिट्स दे दिए हैं, 1,000 तक मेरे पास कभी भी, यानी 5,000 का 20% कितना होता है कि मेरे पास कभी भी 1,000 रुपए तक के लोग डिपॉजिट विड्रॉ करने आ सकते हैं, और मेरा कैश रिजर्व भी कितने का है, 1,000। तो अब इससे ज्यादा मुझे लोन देना नहीं चाहिए। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि आपने शुरुआत में इनिशियली डिपॉजिट्स कितने लिए थे, 1,000। 1,000 के डिपॉजिट से आपने कितने तक का मनी क्रिएट कर दिया, 5,000 तक का मनी क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर लोन दे दे के। यानी इससे एक साफ बात आपको क्लियर होती है कि बैंक के पास जितने इनिशियली प्राइमरी डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक उन डिपॉजिट्स को मनी के अंदर क्रिएट कर देता है। बैंक के पास पैसा आता है कम, लेकिन बैंक मनी क्रिएट कर देता है ज्यादा, यानी क्रेडिट दे देता है ज्यादा। और वो चीज बताऊं कैसे पता लगती है, जब आप अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई LRR से। देखो यहां पर भी आपका डिमांड डिपॉजिट्स कितना था, मैं आपको दिखा देता हूं, 1,000 का, और 1 बाई LRR कितना है आपका, 20%। 20% को आप 0.2 भी कह सकते हैं, और 0.2 की टेबल में 1 कितनी बारी में आता है, 5 बारी में। तो 1,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 5,000। देख रहे हैं आप, यानी आप 1,000 के डिपॉजिट्स लेकर उसे 5,000 तक का डिपॉजिट बना सकते हैं। समझ आई बात, ये नहीं आती। और ये चीज डिपेंड करती है आपके LRR पे, समझे कि नहीं समझे। और 1 बाई LRR को हम कहते हैं मनी या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्योंकि जितना डिपॉजिट आया, डिपॉजिट्स को आप इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आपको पता लग रहा है कि आप कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मैंने यहां पर भी लिखा है, एज वी ऑब्जर्व डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाई 80%। आपके डिपॉजिट्स 80% से बढ़ते चले जा रहे हैं, समझे, क्योंकि 20% का कैश रिजर्व और 80% से आप बढ़ाए जा रहे हैं। और डिपॉजिट्स का इंक्रीज होना हमें शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारा मनी क्रिएशन हो रहा है। तो जिस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, सेम इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, आपको पूरे 4 नंबर या 6 नंबर जितने में भी आएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी है, समझ आई बात नहीं। और इतने हिस्से को ना, सिर्फ इतने हिस्से को, इसे कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्योंकि जब ये मल्टीप्लायर डिमांड डिपॉजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे पता लग रहा है कि टोटल मनी कितना क्रिएट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, इसको आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।